वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम लोग का जो रहने वाला है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यूनिट 2 सेक्शन 31 टू 35 डिस्कस करने वाले हैं आज अपने। सर वापस से बोलिए एक बार। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का यूनिट 2 सेक्शन 31 टू 35 टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो लेट्स बिगिन। पहले समझ लेते हैं ये सेक्शन 31 टू 35 किसके रिगार्डिंग है। सेक्शन 31 टू 35 जो है वो बेसिकली क्या बताता है सर, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट। मतलब पार्टनर के आने से एंड पार्टनर के जाने पे व्हाट विल बी द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, तो फर्म के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर फर्म से निकाल दिया जा रहा है या कोई पार्टनर अगर मर गया है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फर्म के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, ये बेसिकली अपने को इसके अंदर बात करना है। चल, सबसे पहला बात अपने करेंगे सर, एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर विल रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मैंने क्या बोला, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देखो दो चीज होता है, दो तीन चीज होता है। एक होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अभी अपने को जो बात करना है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करना है। मतलब अगर सपोज करो कि कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या कोई पार्टनर को निकाल दिया जा रहा है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, तो उन सारे केसेस में अपने क्या करेंगे, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इंस्टेड ऑफ डिसॉल्विंग द फर्म हम लोग क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब सबसे पहला इसमें जो अपने को बात करना है सेक्शन 31, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर आ रहा है, पार्टनर कमिंग इन, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पार्टनर कमिंग इन। ठीक बात है कि नहीं। अच्छा, ये बात अपने लोग सेक्शन 30 में भी पढ़े थे, अगर आपको याद हो कि कोई नया पार्टनर अगर फर्म में आ रहा है या माइनर ही पार्टनर से फर्म में अगर एडमिट किया जा रहा है, तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए या मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स बोलने से भी काम हो जाएंगे। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स नीडेड। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग वही वाला बात पढ़ेंगे कि ऑफ अ पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का पहले हमको क्या करना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है। विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। ये बात आप एकदम ध्यान में रखना कि कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस हो रहा है, एडमिट हो रहा है, तो बाकी सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का आपको कंसेंट लगेगा, तो ही आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो ही उसको आप एडमिट कर सकते हो एज ए न्यू पार्टनर। आइए पढ़ते क्या लिखा हुआ है। Subject to conflict between partners and to the provisions of section 30, no person shall be, देखो यहाँ क्या लिखा है, no person shall be introduced as a partner into firm without the consent of all the existing partners। मतलब without taking consent of all existing partners he cannot admit or introduce a new partner। आइए नंबर 2, फिर क्या लिखा है सर, subject to the provisions of section 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any acts of the firm done before he become a partner। सिंपल सा बात है भाई। आज अगर वो नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है किसी फर्म में, तो जिस दिन वो पार्टनर बनेगा उस दिन से तो उसका लाइबिलिटी राइज होगा। जब वो पार्टनर बना ही नहीं है तो बैक डेट से उसका लाइबिलिटी राइज होगा क्या, नहीं होगा। वो तभी लायबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म जब से वो पार्टनर बन गया होगा। जिस दिन वो पार्टनर बन गया होगा उसी दिन से उसका लायबिलिटी राइज होगा। उसके पहले का जितना भी पाप है, जितना भी गड्ढा खोदा हुआ है, उसके लिए वो लायबल नहीं होने वाला है। यही बात लिखा हुआ है, ये पढ़ते एक बार वापस से। Provisions of section 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any acts of the firm done before he become a partner। मतलब पार्टनर बनने से पहले अगर कोई पाप है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है सर, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जो अब आ रहा है, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होगा। देखिए सिंपल सा बात लिखा हुआ है, द लाइबिलिटीज ऑफ द न्यू पार्टनर ऑर्डिनरली, मतलब जनरली, कमेंट्स मतलब स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। सिंपल सा बात है भाई। आज अगर एक पार्टनर, आज एक पार्टनर सपोज करो कि
1/1/2021 मतलब 1 जनवरी 2021 को एडमिट हुआ है, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है, वो पार्टनरशिप ज्वाइन किया है, तो उसका लाइबिलिटी कायदे से कब से जो होना चाहिए, उसका लाइबिलिटी अराइज कब से होना चाहिए, 1/1/2021 से होना चाहिए। क्या 1/1/2021 से पहले किए गए एक्ट के लिए वो लायबल है क्या? अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई सपोज करो कोई पाप किया हुआ है 1/1/2021 से पहले, तो उन पाप के लिए क्या ये पार्टनर जिम्मेदार है क्या? जनरल रूल क्या बोलता है? नहीं, ये जिम्मेदार नहीं है। ये लायबल कब से होगा? 1/1/2001 से, जिस दिन से फर्म ज्वाइन किया उसी दिन से लायबल होगा, बैक डेट से लायबल नहीं होगा। जनरल प्रिंसिपल ये बोलता है, जनरल रूल ये बोलता है। बट क्या लिखा? अनलेस ही एग्रीज टू बी लायबल फॉर द ऑब्लिगेशंस इंकर्ड बाय द फर्म प्रायर टू दैट डेट। अगर वो मान लेता है ये बात, अगर वो ये बात एडमिट कर लेता है कि चलो ठीक है बाबा, ठीक है, मैं पुराने वाले पाप के लिए भी जिम्मेदार हूं, मैं पुराना जितना ऑब्लिगेशन था ना फर्म का, जितना लायबिलिटी था ना, उसके लिए भी मैं क्या हूं? रिस्पॉन्सिबल हूं। तो एक अलग बात है भाई, तो एक अलग बात है। अदरवाइज जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जिस दिन से वो फर्म ज्वाइन किया वो तभी ये की डेट से लायबल है, अदरवाइज वो पुराने वाले किए गए पाप के लिए लायबल नहीं है। बट अगर वो एडमिट कर लेता है कि ठीक है भाई मेरे को मंजूर है, ठीक है भाई मेरे को मंजूर है कि मैं पुराने वाले पाप के लिए भी क्या हूं? लायबल हूं, तो एक अलग बात है। द न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, देखो क्या लिखा हुआ है, द न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु ज्वाइंस इट मे अग्री टू अज्यूम लायबिलिटी फॉर द एग्जिस्टिंग डेट्स ऑफ द ओल्ड फर्म। और वो ये भी अगर बोल देता है कि भैया पुराना जो फर्म था ना, मतलब बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो पुराना फर्म था, उसका कोई भी अगर लाइबिलिटी है, कोई भी अगर लाइबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एंड क्रेडिटर्स में अग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज देयर डेटर एंड डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर। और क्रेडिटर्स लोग अग्री कर जा रहा है अब नए वाले फर्म को, एंड पुराने वाले फर्म को क्या कर दे रहा है? डिस्चार्ज कर दे रहा है लाइबिलिटी से। The credit consent is necessary in every case to make the transaction operative। और इस केस में भैया ये नए वाले फर्म को एडमिट करना, पुराने वाले को डिस्चार्ज कर देना, मतलब ये तो यही हुआ ना। याद करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पढ़े थे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, नोवेशन, नोवेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड। एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा पुराने वाले के बदले में, है कि नहीं? तो एकदम सेम ये वाला केस यहाँ पे भी है कि हम लोग क्या करें, नया फर्म बना ले रहे और पुराने वाले फर्म का जितना भी डेट्स था उसको क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया और नए वाले फर्म को एडमिट कर लिए। यही लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्रेडिटर्स लोग का कंसेंट जरूरी है। जैसे वहां पे कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज रिक्वायर्ड था ना, वैसे यहाँ पे कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स दरकार पड़ेगा। The creditor's consent is necessary in every case to make the transaction operative. Novation is the technical term in the contract for substituted liability, of course not confined only to the case of partnership. सिंपल बात है। अब क्या लिखा? इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ टू पार्टनर्स, एक ऐसा पार्टनरशिप जिसमें दो ही पार्टनर है और एक अगर मर जाए तो उस केस में तो भैया क्या करना पड़ेगा? फर्म ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस डज नॉट अप्लाई टू अ पार्टनरशिप ऑफ टू पार्टनर, इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ वन ऑफ देम। कोई भी एक अगर मर जाए तो भैया वो तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, वो तो फर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ये बात था हम लोग का एडमिशन का। अब हम लोग बात करेंगे जो रिटायरमेंट, दैट इज सेक्शन नंबर 32 रिटायरमेंट का। मतलब एक पार्टनर अपनी मर्जी से रिटायर कर रहा है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एक सर्टेन एज अटेन करने पे वो रिटायर हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं? अपनी मर्जी से रिटायर कर सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कर सकता है। तो ये सब बेसिकली मोड्स ऑफ रिटायरमेंट का हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है ना? आइए क्या लिखा हुआ है, पार्टनर में रिटायर, बोला अब पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। एक पार्टनर रिटायर कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की कंसेंट से, सारे पार्टनर्स की सहमति से एक पार्टनर रिटायर कर सकता है, बिल्कुल सही है। इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, और या तो कोई अग्रीमेंट में लिखा होगा कि एक सर्टेन एज आने पे रिटायर करना पड़ेगा, या रिटायर कर सकता है। फिर क्या लिखा है? वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, मतलब अपनी मर्जी से वो क्या कर सकता है? नोटिस देके सारे पार्टनर्स को कि भैया मैं रिटायर कर रहा हूं, अब मेरा रिटायर करने का मन कर रहा है, तो वो नोटिस देके सारे पार्टनर्स को रिटायर कर सकता है। तो हम लोग तीन तरीका पढ़े रिटायर करने का, क्या क्या? जल्दी से बोलो एक बार फटाफट। विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, और वेयर द पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर।
कि जब मन तब आप रिटायर कर सकते हो। पार्टनरशिप एट विल है ना, कि जब मन तब आप रिटायर कर सकते हो। ठीक बात है कि नहीं? चलो, फिर क्या लिखा हुआ है? अब भैया वो जो रिटायरिंग पार्टनर है, वो जो रिटायरिंग पार्टनर उसका लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा क्या वो? कब लायबिलिटी से डिस्चार्ज माना जाएगा? जिस दिन वो पब्लिक नोटिस दे दिया, जिस दिन वो पब्लिक नोटिस दे दिया और बता दिया गांव दुनिया को कि भैया अब मैं फर्म से रिटायर कर गया हूं, मैं फर्म से रिटायर कर गया हूं। तो जैसे ही वो पब्लिक नोटिस दे दिया, अब उसके बाद उसका लायबिलिटी नहीं है। कुछ कुछ कहानी में ट्विस्ट है जो हम लोग अभी पॉइंट नंबर 2, 3, 4 के अंदर पढ़ेंगे। एकदम ध्यान दीजिएगा, ध्यान से मेरी बातों को समझना है। आइए एक पढ़ते हैं। सबसे पहले, a retiring partner may be discharged from any liability to any third party for the acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such a third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by a course of dealing between the third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement। रिटायरिंग पार्टनर जो है ना, वो अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है रिटायरमेंट से पहले। रिटायरमेंट से पहले अगर वो अग्रीमेंट करके रखा हुआ थर्ड पार्टी के साथ में एंड पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के साथ में। ठीक बात है कि नहीं? दूसरा बात क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म, he and the partners continue to be liable as partners to third parties for the any act done by him which would have been an act of the firm done before the retirement until public notice is given of the retirement। मतलब रिटायरिंग पार्टनर अगर रिटायर कर रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है भैया, जाओ, आपका मन, आप रिटायर करो। बट आप लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं माने जाओगे until and unless you give a public notice। जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दे देते हो ना, तब तक आप भैया आपका रिटायरमेंट माना नहीं जाएगा। और क्योंकि आपका रिटायरमेंट माना नहीं जाएगा, तो आपका लायबिलिटी बरकरार रहेगा, यू विल बी लायबल। बट अब इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या पता है? कि अगर थर्ड पार्टी उस पार्टनर को जानता ही नहीं है, आउटसाइडर उस पार्टनर को जानता ही नहीं है, तो उस केस में वो पब्लिक नोटिस नहीं भी देगा ना, वो पब्लिक नोटिस नहीं भी देगा ना, तो वो लायबल नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट अ रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू थर्ड पार्टी, provided that a retired partner is not liable to third party who deals with firm without knowing that he was a partner। मतलब कि अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि वो पार्टनर है, तो वो थर्ड पार्टी के लिए फिर लायबल भी नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी तो जानता ही नहीं कि वो पार्टनर था। समझ में आ रहा है? तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ है सर? आइए नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर। अब जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका लाइबिलिटी क्या है सर? व्हाट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर? देखो क्या लिखा हुआ है? As we have studied earlier, a retiring partner continues to be liable to third party for the acts of the firm after his retirement until public notice of his retirement has been given either by himself or by any other partner। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे देगा तब तक तो वो लाइबिलिटी है, तब तक उसका लाइबिलिटी बरकरार रहेगा, क्योंकि गांव की नजर में वो अभी भी पार्टनर माना जा रहा है। और गांव की नजर में क्योंकि वो पार्टनर माना जा रहा है, तो भैया लाइबिलिटी आपको बियर करना पड़ेगा। नहीं तो पब्लिक नोटिस दे दो कि मैं तो फर्म को छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो फर्म को छोड़ के जा रहा हूं। But the retired partner will not be liable to any third party if the latter deals with the firm without knowing that the former was a partner। और जब आउटसाइडर को, थर्ड पार्टी को पता ही नहीं कि वो पार्टनर है या वो पार्टनर था, तो वो जिम्मेदार होगा ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? ऑलरेडी ये सब बात ऊपर में जो पढ़े उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब कहानी में ट्विस्ट क्या, नीचे आइए पढ़ते। द लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर टू थर्ड पार्टीज कंटिन्यूज अंटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट हैज बीन गिवन। एक ही बात वापस से। As regards the liability of the acts of the firm done before his retirement, the retiring partner remains liable for the same unless there is an agreement made by him with the third party concerned and the partners of the reconstituted firm। Such an agreement may be implied by a course of dealing between the third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement। ऑल एकदम पूरा ऊपर वाला बात कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे वापस से, एकदम ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा बात सेम। If the partnership at will, if the partnership as it will, the partner by giving notice in writing to all other partners of his intention
to retire will be deemed to be relieved as a partner without giving public notice. This effect सर नहीं समझ पाया, बाउंसर क्या बाउंसर, पूरा ब्लैंक हो गए सर। ध्यान से पढ़ो ना मेरे दोस्त, समझाएंगे ना आराम से, क्यों टेंशन लेता है। इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, मतलब एक पार्टनरशिप एज इट विल है कि जब मन तब आ सकते हो, जब मन तब जा सकते हो, रिटायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब मन तब डिसॉल्व भी कर सकते हो। द पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स, वो पार्टनर क्या कर रहा है, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, वो क्या कर रहा है, सारे पार्टनर्स को नोटिस दे रहा है ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, कि हम रिटायर कर जाएंगे भैया, हम रिटायर कर रहे, हमको नहीं रहना पार्टनरशिप में, हम रिटायर करना चाहते। विल बी डीम्ड टू बी रिलीव्ड एज अ पार्टनर, तो वो रिलीव हो जाएगा, मतलब मुक्त हो जाएगा पार्टनर से, विदाउट गिविंग अ पब्लिक नोटिस टू दिस इफेक्ट, उसको पब्लिक नोटिस देने का भी दरकार उस केस में नहीं पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप एज इट विल है और वो नोटिस दे रहा सारे पार्टनर्स को, तो उस केस में वो रिलीव्ड हो जाएगा, मतलब मुक्त हो जाएगा सारे बंधनों से, सारे ऑब्लिगेशन से, और विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस टू दिस इफेक्ट, उसको पब्लिक नोटिस देने का भी दरकार नहीं पड़ेगा इन दैट केस। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? प्लीज से यस और नो। एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो एक बार जल्दी से, आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग, जल्दी से दे दो एक बार। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टिक लगा लीजिए इसमें। यहाँ से एक एग्जांपल अपने पढ़ेंगे, एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर का एक एग्जांपल दिया भाई आपने मैट में, यहीं से पढ़ेंगे अपने एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ भी है ये वाला एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से समझना और एकदम बिंदास तरीका से कवर करेंगे, ठीक है ना। एक्सपल्सन का मतलब क्या होता है सर? निकाल देना, आई विल एक्सपेल यू, हम लोग क्लास में नहीं बोलते, स्कूल में नहीं बोलते थे, मैम ने इसको एक्सपेल्ड कर दिया, सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया। एक्सपेल्ड का मतलब, एक्सपल्सन का मतलब निकाल देना, निकाल देना। आई विल थ्रो यू, मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा फर्म से, एक्सपेल कर दूंगा, एक्सपल्सन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब पार्टनर में भी a partner may not be expelled from a firm by any majority of the partners, save in the exercise in good faith of the powers conferred by contract between the partners। मतलब कोई भी पार्टनर किसी अदर पर्सन को, किसी अदर पार्टनर को फर्म से बाहर नहीं निकाल सकते। कोई भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स किसी दूसरे पार्टनर को फर्म से बाहर नहीं निकाल सकता है। से फॉर एग्जांपल, अपने पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है, अपने पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है। देयर आर 4 पार्टनर्स इन आवर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, 4 पार्टनर है, ठीक है। अब इसमें से 4 में से मेजॉरिटी क्या होगा? बोलो 3, 3 मेजॉरिटी होगा। अब 3 पार्टनर चाह रहे हैं कि चौथे वाले पार्टनर को निकाल दे, 3 पार्टनर चाह रहे हैं कि चौथे वाले पार्टनर को निकाल दे, तो क्या वो मेजॉरिटी पार्टनर किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे पार्टनर को निकाल सकता है क्या फर्म से? नॉर्मली केस में क्या बोलता है? नहीं निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। बट क्या बोला, बट क्या बोला, ध्यान से समझना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और गुड फेथ के लिए अगर है, गुड फेथ के लिए मतलब जेन्युइन रीजन के लिए, गुड फेथ के लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स उस दूसरे पार्टनर को फर्म से एक्सपेल कर सकते हैं। नहीं समझ, जनरल रूल क्या बोलता है कि कोई भी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स किसी पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। बट लॉ क्या बोलता है कि अगर गुड फेथ में है, अगर गुड फेथ में है तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्या कर सकते? दूसरे पार्टनर को एक्सपेल कर सकते, निकाल सकते। ठीक बात है कि नहीं? चलिए, अब ये जो एक्सपेल्ड पार्टनर है, ये जो एक्सपेल्ड पार्टनर है, इसके लिए वो सारे रूल्स सेम होंगे जो कि एक रिटायरिंग पार्टनर के होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 32 शैल अप्लाई टू एन एक्सपेल्ड पार्टनर एज इफ ही वर अ रिटायर्ड पार्टनर। मतलब कि वो मान ले कि वो रिटायर्ड पार्टनर है, वो सारे रूल्स इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे जैसे कि रिटायरिंग पार्टनर के लिए होते। ठीक बात है। अब ये एक्सपल्सन आप हर केस में नहीं कर सकते हो, आप बेवजह किसी भी पार्टनर एक्सपेल कर दियो, नहीं कर सकते। एक्सपल्सन के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक्सपेल अ पार्टनर 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, 3 कंडीशन कम से कम सेटिस्फाई होगा तो ही आप पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सबसे पहला क्या बोलता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, मतलब
ये पावर ऑफ एक्सपल्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स में लिखा होना चाहिए कि अगर ऐसा ऐसा काम करेगा तो हम लोग इसको पार्टनरशिप फॉर्म से एक्सपेल कर देंगे। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स में नहीं मेंशन है, तो यू कैन नॉट एक्सपेल, आप निकाल नहीं सकते हो। दूसरा क्या बोलता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स के द्वारा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी पार्टनर्स के द्वारा होना चाहिए। और तीसरा बोलता है गुड फेथ होना चाहिए। इन कंडीशन नहीं होता हम लोग पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते। तो पावर टू एक्सपेल कितना, तीन केस में, तीन केस अगर होगा तो एक्सपेल कर सकते हैं। सबसे पहला क्या, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स होना चाहिए, मतलब लिखा होना चाहिए पहले कि ऐसा ऐसा काम करने पे इसको निकाल देंगे। दूसरा क्या बोलता है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। तीसरा क्या बोलता है, गुड फेथ। तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगे तो हम लोग पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं, फॉर्म से निकाल। If all these conditions are not present, the expulsion is not deemed in a bona fide, का मतलब होता है good faith interest of the business of the firm। ये सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तभी वो गुड फेथ माना जाएगा। अगर तीनों तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो गुड फेथ ऑफ द बिजनेस नहीं माना जाएगा और फिर आप उसको निकाल नहीं सकते। गेटिंग माई पॉइंट? क्या जल्दी से एक बार बोल दो, थम्स अप दे दो एक बार फटाफट। आई एम वेटिंग, जल्दी से थम्स अप दे दो एक बार, यहाँ तक क्लियर है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये गुड फेथ है कि नहीं भैया, गुड फेथ है कि नहीं है? गुड फेथ के लिए भी तीन कंडीशन सेटिस्फाई किया जाएगा। गुड फेथ के लिए भी तीन कंडीशन सेटिस्फाई किया जाएगा। सबसे पहला क्या बोलता है, एक्सपेंशन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पार्टनरशिप पढ़ाई के लिए होना चाहिए वो। अगर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप नहीं है, अगर आपका कोई खुन्नस है उसका, अगर आपके साथ उस पार्टनर का कोई खुन्नस है, मतलब पारिवारिक मामला है कोई, तो वो इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप माना जाएगा क्या? नहीं भैया, बिजनेस की बात बिजनेस में करो, पारिवारिक मामला को बिजनेस में मत लेके आओ। द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद अ नोटिस। हाँ भैया, उसको नोटिस मिलना होना चाहिए। आप बिना नोटिस दिए किसी पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते हो। और जिसको एक्सपेल कर रहे हो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देंगे, मतलब सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा। उसको बाहर निकालने से पहले भैया, जैसे फांसी का सजा सुनाते ना, तो बोलते ना अपनी मन की कोई बात है तो बताओ, तो यहाँ पे इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा कि आपको सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा। आपके मन में कुछ बात है तो आप भी बोल सकते हो। तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा गुड फेथ के लिए। सबसे पहला क्या, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप होना चाहिए, एक्सपेल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए। दूसरा क्या, पार्टनर एक्सपेल्ड जो हो रहा है उसको नोटिस मिलना चाहिए। और तीसरा क्या, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होना चाहिए। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही गुड फेथ माना जाएगा। और एक्सपेल्शन आप तीन ही केस में कर सकते हो, कब कब, किस किस केस, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स के द्वारा होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। और गुड फेथ के लिए तीन कंडीशन है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक्सपल्सन के लिए तीन केस है और गुड फेथ के लिए तीन केस है, जो हम लोग अभी नीचे पढ़े। ठीक बात है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं होता, इस तरीका से अगर पार्टनर नहीं निकाला जाता है तो फिर वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। एक्सपल्सन विल बी नल एंड वॉइड, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही वो एक्सपल्सन जेन्युइन माना जाएगा, अदरवाइज वो एक्सपल्सन विल बी क्या, नल एंड वॉइड। इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, तब अगर पार्टनर किसी और वजह से निकाला जा रहा है अदर देन दोज वी हैव डिस्कस्ड, तो फिर वो एक्सपल्सन क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। बुद्धि में जा रहे हैं ना आप लोग के सब सारे पॉइंट्स? चलिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग, इसके द्वारा समझते हैं कि एक्सपल्सन बेसिकली है क्या। ठीक है ना? देखो एग्जांपल नंबर 14, जबरदस्त एग्जांपल है, मजा आ जाएगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। तीन दोस्त पार्टनरशिप फर्म बनाए, और पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर है, ए बी सी। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें तीन पार्टनर ए बी सी, तीनों दोस्त है। दे वर कैरिंग देयर बिजनेस सक्सेसफुली फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स। पिछले कुछ सालों से जबरदस्त बिजनेस कर रहे थे हम लोग। स्पाउसेस ऑफ ए एंड बी फाउट इन लेडीज क्लब ऑन देयर पर्सनल इशू एंड एज वाइफ वाज हर्ट बैडली। और ए एंड बी की जो वाइफ है, स्पाउस है, वो दोनों एक क्लब में आपस में निजी मामलों में आपस में लड़ ली, आपस में लड़ ली दोनों। और ए की जो वाइफ है, मतलब मामला इतना गंभीर हो गया कि ए की वाइफ को गंभीर चोटें आ गई, धक्का मुक्की किया एक दूसरे को, पंच किया, तो ए की वाइफ को चोट लग गया। अब ए गॉट एंग्री ऑन द इंसिडेंट एंड ही कन्विंस्ड सी टू एक्सपेल बी फ्रॉम देयर पार्टनरशिप फर्म। अब ए नाराज हो गया, जैसे उसको ये बात पता चला, ए नाराज हो गया और सी को बोला कि भैया इस बी को, इस नालायक को इस पार्टनरशिप फर्म से बाहर निकालो, क्योंकि इसकी वाइफ ने मेरी वाइफ का देखो कैसा हाल बना दिया है।
इसकी वाइफ ने मेरी वाइफ का कैसा हाल बना दिया है, हाल बेहाल कर दिया है, तो इसको निकालो भैया निकालो। अब बी वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्टनरशिप विदाउट एनी नोटिस फ्रॉम ए एंड सी, और ए एंड सी ने नोटिस दिए बिना सी को क्या किया, बी को क्या किया, निकाल दिया। ए एंड सी ने बिना नोटिस दिए बी को निकाल दिया, ए एंड सी ने। अब आप बताओ कि इसका एक्सपल्सन वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इज एक्सपल्सन ऑफ बी वैलिड और नॉट? बताओ। वैलिड नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी के सभी वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका एक्सपल्सन वैलिड नहीं माना जाएगा। सर वो पारिवारिक मामला है ना, वो आपस का मामला, निजी मामला है, उससे इस क्या लेना देना है, उससे इसका पार्टनरशिप का क्या लेना देना है? तो ये तो इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप नहीं है ना, ये तो गुड फेथ नहीं है, ना नोटिस दिया, ना गुड फेथ है, ना इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप है, तो ये जो निकाला गया है बी को, ये वैलिड नहीं माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा, एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड। आइए इसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। A partner may not be expelled from a firm by majority of the partners except in exercise in the good faith of powers conferred by the contract between the partners. It is essential that the power of expulsion must be in the contract between the partners. Majority of the partners, underline कर लीजिए, majority of the partners होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स में लिखा होना चाहिए, और गुड फेथ में होना चाहिए। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी, है कि नहीं? और फिर क्या बोला, गुड फेथ होना चाहिए। The expulsion is not deemed to be a bona fide interest of the business of the firm. इसके लिए तीन कंडीशन हम लोग देखते हैं, जो हम लोग ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो यहां तक क्लियर है कि आप सभी को, यहां तक आप सभी को क्लियर है कि एक बार जल्दी से हाँ या ना बोल दो, जल्दी से हाँ या ना बोल दो। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग एवरीवन, जल्दी से हाँ या ना बोल दीजिए। इज इट फाइन एवरीवन? बहुत ही अच्छे, बहुत समझदार बच्चे आप लोग, बहुत ही समझदार बच्चे, बहुत ही समझदार है बच्चा लोग। चलो जी चलो, बस 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 बस, यूनिट खत्म होने वाला है सर, यूनिट खत्म होने वाला है। चलो जी चलो 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 सर, जल्दी से जल्दी से। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अब एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस में क्या किया जाएगा सर उस पार्टनरशिप फर्म का? आइए बात करते हैं। सेक्शन 34, सेक्शन 34, where a partner in a firm is adjudicated as an insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is hereby dissolved। मतलब अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो जिस दिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आ जाता है, ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेशन अगर आ जाता है, तो उसी दिन से वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसी दिन से वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा जिस दिन ऑर्डर आ जाएगा, भले वो फर्म डिसॉल्व हो या ना हो, डजंट मैटर। फर्म डिसॉल्व हो या ना हो, डजंट मैटर, वो पार्टनर ऑफ द फर्म इंसॉल्वेंट मान लिया जाएगा जिस दिन ऑर्डर ऑफ द एजुकेशन, ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेशन आ जाएगा। whether or not the firm is hereby dissolved, firm dissolve हो नहीं हो उससे मैटर नहीं करता। Where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the adjudication of a partner as an insolvent, the estate of the partners who adjudicated is not liable for any of the firm। मतलब अगर पार्टनरशिप में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो हम लोग फर्म को बंद नहीं करेंगे, हम लोग रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म को चलाएंगे। तो इन दैट केस अगर सपोज करो कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो जाए, डिक्लेयर हो जाए, तो हम लोग फर्म को बंद नहीं करेंगे। तो उस केस में जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है, उसका एस्टेट मतलब उसका जो प्रॉपर्टी, क्या वो लायबल है क्या फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म? उसका एस्टेट लायबल नहीं है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, यही बात लिखा हुआ है इसमें। द एस्टेट ऑफ अ पार्टनर हु एडजुडिकेटेड इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म and the firm is not liable for the act of insolvent done after the date on which the order of adjudication is made। ना तो उसका, ना तो वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का एस्टेट लायबल है फर्म के लिए, और ना ही फर्म लायबल है उसके इंसॉल्वेंट पार्टनर के एक्ट्स के लिए। सिंपल सा बेसिक सा बात लिखा हुआ है। आइए इसको एक चार्ट के तौर पे समझ लेते हैं। एक बार जो बात हम लोग पढ़े चार्ट में समराइज्ड पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना? देखो क्या लिखा हुआ है, the estate of the insolvent partner is not liable for the acts of the firm done after the date of order of adjudication। मतलब जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आ गया,
जिस दिन ऑर्डर आ गया कि ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो उस दिन से उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी, वो लायबल नहीं है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, और फर्म भी लायबल नहीं है, फर्म भी उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए लायबल नहीं है। कब से? आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आ गया उसके तुरंत बाद से फर्म भी उसके लिए लायबल नहीं है, ना तो वो लायबल है ना तो फर्म उसके लिए लायबल है। बहुत सिंपल सा बात है। फिर क्या लिखा? ही विल बी सीज्ड टू बी अ पार्टनर फ्रॉम द वेरी डेट ऑन व्हिच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज पेड, और वो उसी दिन से सीज टू बी अ पार्टनर मान लिया जाएगा, मतलब वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। किस दिन से? जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आ गया हो। द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूज एज अ पार्टनर, और इंसॉल्वेंट पार्टनर कभी भी फर्म का, वो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, अब वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू नहीं माना जाएगा, उसका रिश्ता नाता पूरा खत्म मान लिया जाएगा फर्म के साथ। Ordinarily, but not invariably, the insolvency of a partner results in the dissolution of the firm, but the partners are competent to agree among themselves that the adjudication of a partner as an insolvent will not give rise to dissolution of the firm. Normally क्या होता है कि कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, रिटायर कर जाए, मर जाए, तो हम लोग को फर्म को बंद करना पड़ता है। बट चाहे तो पार्टनर लोग क्या कर सकता है, अग्रीमेंट बना सकता है कि भैया अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो हम लोग रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म को क्या करेंगे, चलाएंगे, हम लोग फर्म को बंद नहीं करेंगे, वो डिसोल्यूशन नहीं होगा। एक पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाता है, हो जाने दो, एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने से पूरा फर्म को डिसॉल्व करो, ऐसा नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये हम लोग सेक्शन 32, 34 पूरा कवर कर चुके हैं। सेक्शन 31 से 34 कवर कर चुके, अब 35 हम लोग का बाकी है। लाइबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, इसके रिगार्डिंग अपने को बात करना सर, लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। आइए सर, सेक्शन 35 का बात करने वाले अपने। देखो क्या लिखा, लाइबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जो पार्टनर मर गया है ना, अब उसका एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, तो क्या उस डिसीज्ड पार्टनर का जो प्रॉपर्टी है, क्या वो लायबल है क्या फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? यही अपने को इसके अंदर पढ़ना है। नहीं सर, नहीं, वो लायबल नहीं होगा। द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, उसके मर जाने के बाद वो लायबल नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे पहले पढ़ लेते हैं। Where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the death of a partner. मतलब अगर एक पार्टनर मर जाता है और हम लोग फर्म को डिसॉल्व नहीं करते, हम लोग फर्म को डिसॉल्व नहीं करते, तो उस केस में जो पार्टनर मर गया, उस केस में जो पार्टनर मर गया, उसकी जो संपत्ति है, उसका जो एस्टेट है, क्या वो एस्टेट लायबल है क्या फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म उसके मरने के बाद? नहीं लायबल। क्यों होगा भाई? क्योंकि वो तो मर चुका है, और मरने के बाद अगर कुछ होता है तो वो लायबल नहीं होता है। हाँ, मरने से पहले अगर कुछ पाप हुआ होता, मरने से पहले अगर कुछ हुआ होता तो फिर उसके लिए वो लायबल होता, अदरवाइज मर जाने के बाद उसका एस्टेट लायबल नहीं है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेथ। पार्टनर के मर जाने के बाद अगर कुछ कांड हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसका प्रॉपर्टी, उस डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉपर्टी विल नॉट बी लायबल। बट अगर वो डिसीज्ड पार्टनर का एस्टेट लायबल होता कब? अगर उस पार्टनर के मरने से पहले कुछ कांड हो गया होता तो। बुद्धि में जा रहा ना पॉइंट? तो द एस्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। आफ्टर हिज डेथ, ये बात याद रखना। मर जाने के बाद कुछ कांड हो रहा ना, तो फिर वो लायबल क्यों होगा, उसका एस्टेट लायबल क्यों होगा? मर जाने से पहले अगर कुछ कांड हुआ होता तो उसका एस्टेट लायबल हो सकता। इज इट क्लियर क्या? आइए एग्जांपल के तौर पे पढ़ते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, X was a partner in a firm. X एक पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में। The firm ordered goods in X's lifetime. और उस पार्टनरशिप फर्म ने कुछ गुड ऑर्डर किया, कुछ गुड्स ऑर्डर किया जब X जिंदा था, जिस वक्त X जिंदा था। But the delivery of the goods was made after X's death. But उस गुड्स का जो डिलीवरी हुआ ना, वो X की मौत के बाद हुआ डिलीवरी। Is it clear ना? In such a case, X's estate would not be liable for that। अब मेरे को बताओ, कॉमन सेंस क्या बोलता है?
जब एक्स जिंदा था उस समय गुड्स ऑर्डर किया था, बट गुड्स का डिलीवरी कब हुआ? एक्स के मरने के बाद। बात समझ में आ रहा है? तो ऑब्लिगेशन अराइज कब होगा? आफ्टर डिलीवरी, या जैसे कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया वैसे ही आफ्टर डिलीवरी। तो अब उस केस में डिलीवरी आने से पहले पहले क्या हो गया? एक्स मर गया। अब डिलीवरी ऑफ द गुड्स आया, अब डिलीवरी हो गया गुड्स का, तो क्या एक्स का एस्टेट, एक्स का प्रॉपर्टी लायबल है क्या? नहीं होना चाहिए, देखिए तो मर चुका था ना पहले, यही बात पढ़ना है। बट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स वाज मेड आफ्टर एक्स's डेथ. In such a case, X's estate would not be liable for the debt. A creditor can have only a personal decree, मतलब order against the surviving partners and a decree against the partnership assets in the hand of those partners. A suit for goods sold and delivered would not lie against the representative of deceased partner. This is because there was no debt due in respect of the goods in X's lifetime. So X जिंदा था उस वक्त कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुआ था। अगर उस वक्त कोई लाइबिलिटी अराइज हुआ होता तो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल हो जाते, बट एक्स के मरने के बाद लाइबिलिटी अराइज हुआ है तो उसका एस्टेट, उसका प्रॉपर्टी और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल नहीं होंगे। यही बात इसके अंदर लिखा है। होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा सेक्शन 31 टू 33। इज इट फाइन एवरीवन? इज इट फाइन एवरीवन? तो ये अपना जो हेडर है यही खत्म होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।